हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उस लॉ का क्या होता है। व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 13 के पास पावर्स है कि वो किसी भी लॉ को वॉइड कर सकता है अगर वो लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ। वो लॉ कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होते हैं एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने से पहले आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले जितने भी लॉज आए थे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ डील करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। इट बेसिकली मीन्स कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद आए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास केस है केशवा माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो बेसिकली डील करता है कि जो आर्टिकल 30 है उसका नेचर कैसा है। वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है या रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर मतलब जिस दिन से लॉ स्टार्ट हुआ था उसके बाद उस दिन के बाद से उसके जो लॉज हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट होंगे। रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब है कि जो उससे पहले भी कोई एक्ट हुआ था तो वो भी इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा। तो बेसिकली इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 13 है वो रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर में नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिव वो नहीं है, वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। बेसिकली मींस कि अगर जब कोई एक्ट 1950 से पहले हुआ है तो उस एक्ट पे ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील करता है कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट से पहले आया है हम उसको वॉइड कर सकते हैं। बट ओनली कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के साथ। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. जितना पार्ट उसका इनकंसिस्टेंट होगा उसी पार्ट को हम वॉइड करेंगे, पूरा का पूरे एक्ट को हम वॉइड नहीं करेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में हमारे पास दो डॉक्ट्राइन्स आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो फर्स्टली हम डील करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के साथ। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि अगर जब किसी भी लॉ का जब कोई पार्ट इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ तो हम ओनली उसी पार्ट को हम इनकंसिस्टेंट करेंगे, पूरा का पूरा जो एक्ट है वो उसको हम वॉइड नहीं करेंगे। ओनली जो पार्ट वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है हम उसी को वॉइड करेंगे। इसमें हमारे पास केस आता है एक एक ओपन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इसमें प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 के सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया था और इसमें कोर्ट ने कहा कि ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 22 के, इसलिए जो सेक्शन 14 है वो वॉइड हो जाएगा एंड बाकी का जो एक्ट है वो एज इट इज वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो ओनली दैट पार्ट, जो पार्ट वॉयलेट कर रहा होगा वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, बाकी का सारा कंप्लीट एक्ट इनफोर्स रहेगा, वैलिड रहेगा। ये कुछ और इस केस में कुछ और ऑब्जर्वेशंस आई, जैसे कि अगर जब कोई पार्ट एक्ट के साथ इस तरह अगर कोई वॉइड पार्ट एक्ट के साथ इस तरह मिक्सअप है कि हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते तो कंप्लीट हमें एक्ट को ही वॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कहता है कि अगर जब कोई एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही वॉयलेटिव है तो उस एक्ट को भी हमें वॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कहता है अगर कोई एक्ट का सोल मोटिव ही
वॉयलेटिव है तो उस एक्ट को वॉइड करार करेंगे। नेक्स्ट ये कहता है अगर उसको हम विदाउट ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन के हम उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते तब भी वो पार्ट वॉइड ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स ये कहती है अगर हम किसी लॉ को अमेंडमेंट करके ठीक कर सकते हैं तो हम जब तक वो एक्ट के जब तक उस एक्ट के उस सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं होती तब तक वो उसका पार्ट इक्लिप्स रहेगा, मतलब वो इनऑपरेटिव रहेगा। उसको इनऑपरेटिव करने के लिए ही हम डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लगाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का मतलब है कि वो सेक्शन उस टाइम तक के लिए इक्लिप्स हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, बट वो किसी ना किसी अमेंडमेंट के थ्रू हम उसे ऑपरेटिव ला सकते हैं, अलाइव दोबारा से हम उसे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास केस आता है भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसमें बरार मोटर व्हीकल एक्ट को चैलेंज किया गया था। इसमें कुछ सेक्शंस थे जो वोलेट कर थे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक अमेंडमेंट के थ्रू हम उसको ठीक नहीं करते थे तब तक वो पार्ट इनऑपरेटिव रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 13 क्लॉज 3। ये कहता है कि ये सेक्शन इंक्लूड करता है एनी टाइप ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, custom uses, law passed or made by legislature or another competent authority। तो बेसिकली ये सारी चीज ये बेसिकली एक सम अप कर दे रहा है कि ये बता दे रहा है कि जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस आई है गवर्नमेंट की, कोई भी गाइडलाइंस आई है या कोई भी पर्सनल लॉ है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 14। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के बारे में। क्लॉज 4 में क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टिकल 13 कहता है पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है, बट पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है जो उसे अंडर आर्टिकल 368 के अंदर मिलती है, एंड पार्लियामेंट उसका यूज करके कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या क्या पार्लियामेंट ऐसे अमेंडमेंट भी कर सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो, और कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि उसको कुछ वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। तो इन सब के बारे में मैटर में डील करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 4। इसमें केस आता है हमारे पास शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो वैलिड होंगी। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें कहा जाता है कि कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वैलिड नहीं होंगे जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 24th अमेंडमेंट जो कि 1971 में आया था। ये कहता है बाय सेइंग दैट any amendment made under Article 368 would not be considered as law, and hence Article 13 Clause 4 is different from the word law used under Article 13 Clause 3। तो बेसिकली वो कह रहा है कि वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर से एक्सक्लूडेड है, लॉ की डेफिनेशन में से, तो इसलिए हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास केशवानंद भारती का केस, एंड देन उसके बाद आता है गोलकनाथ केस। ये सारे केसेस क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो सुप्रीम होएगा, उसकी वैलिडिटी होएगी, वो वैलिड होएगा अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के अंदर, कि जो भी अमेंडमेंट्स होंगे उसको हम वैलिड मानेंगे। इसके पास और भी कई केसेस आते हैं। लास्टली हमारे पास केस आता है, इसमें लास्ट केस हमारे पास आता है मैनेवर मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में कहा गया है कि दिस केस the court was of the view that judicial review is a basic structure of the constitution, hence cannot be amended. Therefore, an amendment made by parliament will go through the process of judicial review।
कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉस रूल्स वो जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से जा सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।